है। यानी जीवन का अध्ययन, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन करते हैं उसे बायोलॉजी कहते हैं। बायोस और लॉगी ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क जो फ्रांस के साइंटिस्ट थे और ट्रेवेनियर जो जर्मन साइंटिस्ट थे, इन्होंने किया था। अब बात करते हैं, दो शाखाएं हैं बायोलॉजी की, जंतु विज्ञान जिसको जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान जिसको बॉटनी कहते हैं। तो जंतु विज्ञान की जो है, इसको अरस्तु को जंतु विज्ञान एवं जीव विज्ञान दोनों का ही जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके यूपी में। और अरस्तु द्वारा जो जंतु विज्ञान के लिए बुक लिखी गई है उसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेसियम। इसमें इन्होंने तमाम प्रजातियां जो है जंतुओं की उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। अब बॉटनी की बात करते हैं तो थियोफ्रेस्टस को वनस्पति शास्त्र या बॉटनी का पिता या जनक कहा जाता है। इनके द्वारा जो बुक लिखी गई है उसका नाम है हिस्टोरिया प्लेनेटेरम। अब बहुत बेसिक चीजें जो बार बार क्वेश्चन आएंगे और इसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे, उसको बात करते हैं कि कौन सी शाखा के कौन से जनक है, कौन सी शाखा में क्या अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जीवाश्म की, जिसको पेलियोंटोलॉजी कहते हैं। इसके जो है जो प्रमुख शाखा के जनक हैं वो हैं जॉर्ज क्यूवियर। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के यानी मॉडर्न बॉटनी के जो है जनक हैं लिनियस। अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी जिसको कहते हैं, इसके जनक है रॉबर्ट हुक। पादप शारीरिकी यानी प्लांट एनाटॉमी, इसमें एन ग्यू। टैक्सोनॉमी या वर्गीकी के पितामह या पिता जो है लिनियस, कॉर्नवाल लिनियस हैं। औतिकी, इसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। इनमें क्या अध्ययन क्षेत्र है ये भी हम आगे जो है इसको देखेंगे। मार्सेलो मैलपीघी इसके जनक हैं। तुलनात्मक शारीरिकी यानी कंपैरेटिव एनाटॉमी के जनक है जीव क्यूवियर। पादप शरीर क्रिया विज्ञान यानी इंग्लिश में प्लांट फिजियोलॉजी, इसके जनक हैं स्टीफन हेल्स। सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी के जनक किसको माना जाता है, लुई पास्चर को। भारतीय ब्रायोलॉजी या इंडियन ब्रायोलॉजी जिसमें हम ब्रायोफाइट्स का अध्ययन करते हैं, उसके जनक हैं RS कश्यप। भारतीय शैवाल विज्ञान यानी इंडियन एल्गोलॉजी के जनक हैं MOA आयंगर। आगे देखते हैं सुजनकी जिसको यूजेनिक्स कहते हैं, इसके F गाल्टन जनक हैं। प्रतिरक्षा विज्ञान या इम्यूनोलॉजी के एडवर्ड जेनर जनक हैं। आधुनिक अनुवांशिकी या मॉडर्न जेनेटिक्स के TH मॉर्गन जनक माने जाते हैं। वनस्पति चित्रण यानी प्लांट मैपिंग जो विज्ञान की शाखा है, इसके जनक क्रेटियस को माना जाता है। चिकित्सा शास्त्र या मेडिकल साइंस को के जनक हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। उत्परिवर्तनवाद बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। तो म्यूटेशन थ्योरी ह्यूगो डी ब्रीज द्वारा दी गई थी। कवक विज्ञान जो है इसके जनक हैं माइकेली। जीवाणु विज्ञान जिसको हम बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं, इसके जनक है ल्यूवेनहॉक। भारतीय कवक विज्ञान यानी इंडियन फाइकोलॉजी ईजे बुटलर इसके जनक हैं। पारिस्थितिकी के जनक इकोलॉजी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को माना जाता है। और आधुनिक पारिस्थितिकी की बात करें यानी मॉडर्न इकोलॉजी के, तो हचिंगसन इसके जनक हैं। आधुनिक भ्रूण विज्ञान यानी मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के जनक कौन माने जाते हैं, वॉन वेवर। परजीवी विज्ञान या जिसको पैरासिटोलॉजी कहते हैं, इसके जनक हैं प्लेटर। आयुर्वेद के जनक चरक को माना जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के जनक को पालबर्ग को माना जाता है। ब्लड ग्रुप्स की खोजकर्ता कौन थे, कॉर्ड लैंडस्टीनर। विषाणु विज्ञान यानी वायरोलॉजी, ये स्पेलिंग थोड़ी गलत लिखी हुई है, इसके जनक हैं स्टैनले। होम्योपैथी के जनक हैं हनीमैन। ब्रायोलॉजी जिसमें ब्रायोफाइट्स का अध्ययन करते हैं, जोहान हेडविग इसके जनक हैं। भारतीय पादप जीवाश्मिकी यानी इंडियन पेलियोबॉटनी के जनक हैं बीरबल साहनी, जिनके नाम पे पेलियोबॉटनी इंस्टीट्यूट बना हुआ है, नेशनल पेलियोबॉटनी इंस्टीट्यूट लखनऊ में। वनकी या फॉरेस्ट्री के जनक हैं सर डॉयट्रिच ब्रैंडियस। पादप रोग विज्ञान यानी प्लांट पैथोलॉजी के जनक हैं एजे बटलर। इकोसिस्टम के जनक हैं आर्थर टैंसले। इकोलॉजी शब्द के प्रतिपादक या जनक अर्नेस्ट हैकल हैं। जैव विविधता ईवो विल्सन यानी बायोडायवर्सिटी के जो जनक हैं वो ईवो विल्सन हैं। अब हम विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और उसके अध्ययन क्षेत्र, इनमें से एक क्वेश्चन तय है आना आपके सामने।
तो आकार की या मॉर्फोलॉजी में क्या अध्ययन करते हैं? जंतुओं की आकृति एवं रचना का अध्ययन करते हैं। शरीर क्रिया विज्ञान, जिसको फिजियोलॉजी कहते हैं इंग्लिश में, इसमें प्राणियों के अंगों एवं क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। उद्विकास या इवोल्यूशन में, इसमें पूर्व में पाए वाले जीवों के सरल रचना से जटिल रचना में परिवर्तन, यानी किस तरह से उद्विकास हुआ जीवों का सरल जीव से और कठिन जीव यानी जटिल जीवों की संरचना किस तरह से हुई, इसका अध्ययन इवोल्यूशन में करते हैं। हिमेटोलॉजी, रुधिर और ब्लड से संबंधित जितने भी पार्ट्स हैं ब्लड के, सभी का अध्ययन हिमेटोलॉजी में करते हैं। मैमोलॉजी, मैमल्स का अध्ययन यानी स्तनधारियों का अध्ययन कहलाता है। एंजाइमोलॉजी, नाम से ही स्पष्ट है, इसमें एंजाइम या उत्प्रेरकों का अध्ययन करते हैं। इंडोक्राइनोलॉजी, इंडोक्राइन मतलब होता है अंतःस्रावी, तो इंडोक्राइनोलॉजी मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन। ऑर्गेनोलॉजी यानी ऑर्गन का अध्ययन, अंगों का अध्ययन। फाइलोजेनी, जातियों के उद्विकास का अध्ययन। अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स, जीवों के अनुवांशिक लक्षणों की वंशागति एवं उनमें जो पाई जाती हैं विभिन्नताएं, उनका अध्ययन अनुवांशिकी में किया जाता है। सुजनकी और यूथेनिक्स दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टि। सुजनकी में अनुवांशिकी के आधार पर भावी पीढ़ी के सुधार का अध्ययन किया जाता है और वहीं पर यूथेनिक्स में मानव की आधुनिक पीढ़ी को अच्छे पालन पोषण द्वारा सुधार करने का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो यूजेनिक्स और यूथेनिक्स दोनों लगभग देखने में एक ही जैसे लगते हैं, इनमें बेसिक अंतर क्या है? सुजनकी में आनुवांशिकी के आधार पर जेनेटिक चेंजेज कर कर अगली पीढ़ी को सुधारने का अध्ययन होता है और यूथेनिक्स में क्या होता है? इसमें जेनेटिक लेवल पे कोई चेंज नहीं किया जाता, केवल अच्छे पालन पोषण द्वारा मनुष्य की प्रजाति में जो सुधार करने का प्रयास होता है उसको यूथेनिक्स कहा जाता है। अब बात करते हैं एंजियोलॉजी, तो रुधिर परिसंचरण तंत्र, लेकिन रुधिर परिसंचरण तंत्र जो है अधूरा हो जाएगा, तो पूरे परिसंचरण तंत्र, क्योंकि लसिका परिसंचरण तंत्र भी तर होता है, तो जितना भी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसका अध्ययन एंजियोलॉजी में करते हैं। मायोलॉजी के अंतर्गत मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। क्रायोजेनिक्स में जंतुओं के शरीर पर शीत का प्रभाव, यानी ठंडक में शरीर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये सब प्रभावों का अध्ययन क्रायोजेनिक्स में किया जाता है। सूक्ष्म जैव की या माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, बैक्टीरिया, वायरस, इन सब का। बैक्टीरियोलॉजी में विशेषकर बैक्टीरिया या जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। इसी तरह से वायरोलॉजी या विषाणु विज्ञान में वायरस का अध्ययन होता है। मिर्मिकोलॉजी कई बार पूछा गया है सभी एग्जाम्स में, तो मिर्मिकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ एंट्स मिर्मिकोलॉजी कहलाता है। एरेक्नोलॉजी, मकड़ियों के अध्ययन को एरेक्नोलॉजी कहते हैं। हर्पेटोलॉजी, सरीसृपों या रेप्टाइल्स के अध्ययन को हर्पेटोलॉजी कहते हैं। और ऑफियोलॉजी, ये सांपों के अध्ययन को ऑफियोलॉजी कहते हैं। इसके लिए एक टर्म और है जो है सरपेंटोलॉजी, सरपेंटोलॉजी भी सांपों के अध्ययन को ही कहते हैं। फिर बात करते हैं ऑर्निथोलॉजी, तो पक्षियों एवं उनके स्वभाव का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी, इसमें मानव विज्ञान का अध्ययन, यानी जो मानव के पूर्वज थे कपिल, इनको प्राइमेट्स कहा जाता है, एवं आधुनिक मानव, इन सभी का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। यूफिनिक्स, अब उसी तरह का टर्म है, इसमें क्या होता है? जेनेटिक्स इंजीनियरिंग द्वारा आनुवांशिक रोगों में सुधार करना यूफेनिक्स कहलाता है। रोग विज्ञान या पैथोलॉजी, इसमें रोगों का, रोग के कारकों का अध्ययन किया जाता है। विष विज्ञान यानी टॉक्सिकोलॉजी, इसमें विषैले पदार्थ के शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव, उनके उपचार, इन सभी का अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी में किया जाता है। राइनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, इसमें ईएनटी डॉक्टर के पास आप जानते हैं, यानी ईयर, नोज, थ्रोट, नाक, काल, गले का अध्ययन जो जिस विज्ञान की शाखा में किया जाता है उसको राइनोलॉजी या ईएनटी भी कहते हैं। गायनोलॉजी, गायनिकोलॉजी में मादा के प्रजनन अंगों एवं प्रसूति संबंध सभी अध्ययन किया जाता है। कैलोलॉजी इंपॉर्टेंट है, ये मानवीय सौंदर्य का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। एपीकल्चर में
मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है और सेरीकल्चर में रेशम कीट विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। अब कुछ और शाखाएं देख लेते हैं। पिसीकल्चर, पिसीकल्चर आसान है, मछली पालन यानी फिशिंग का अध्ययन किया जाता है, फिशरीज का। पोल्ट्री में मुर्गी व बत्तख पालन का अध्ययन होता है। पिगरी में सुअरों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी, तो एंथर जैसे होता है जो पुष्प का जो है मेल पार्ट होता है उसको एंथर कहते हैं, तो उसी से ये टर्म बना है पुष्पों का अध्ययन। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में फ्रूट्स का अध्ययन या फलों का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी इंपॉर्टेंट है, मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी भी कहलाता है। एंटेमोलॉजी कीटों का अध्ययन, अभी जल्दी किसी एग्जाम में आया था तो ये एंटेमोलॉजी हो गया। डेंड्रोलॉजी झाड़ियों का अध्ययन जो है डेंड्रोलॉजी में किया जाता है। सौरोलॉजी छिपकलियों के अध्ययन को सौरोलॉजी कहते हैं। और सिल्वीकल्चर, इसमें काष्ठीय पेड़ों के संवर्धन यानी ऐसे पेड़ पौधे जिनसे हमको लकड़ी प्राप्त होती है उनका कल्चर करके उनको उगाने की टेक्निक और उनका जो है औद्योगिक पैमाने पर जो उगाने का तरीका होता है, इन सब का अध्ययन सिल्वीकल्चर में हम करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? एस्ट्रोलॉजी यानी हम लोग उसमें ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करते हैं। एस्ट्रोनॉमी में हम खगोलीय पिंडों का अध्ययन करते हैं। सेरेमिक्स जो विज्ञान की शाखा होती है इसमें चीनी मिट्टी के बने बर्तनों के बारे में अध्ययन करते हैं। कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत पूरे ब्रह्मांड का यानी समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। क्रायोजेनिक्स, क्रायोजेनिक्स में निम्न ताप के प्रयोगों के और उसके नियंत्रणों का अध्ययन किया जाता है। इपिडेमियोलॉजी, इपिडेमिक्स मतलब ही होता है महामारी, तो इपिडेमियोलॉजी में महामारियों के उपचार का जो है अध्ययन करते हैं। एक्स बायोलॉजी का अर्थ होता है पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य ग्रहों या किसी भी अन्य उपग्रह पर पृथ्वी से बाहर कहीं भी जीवन की संभावना के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसको एक्स बायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फिर जियोलॉजी, जिसको हिंदी में आप भूविज्ञान कहते हैं, इसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं बनावट के बारे में अध्ययन करते हैं। जेरेंटोलॉजी, ये वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन होता है कि वृद्धावस्था में हमारे शरीर में क्या क्या भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसके बारे में जो अध्ययन होता है वो जेरेंटोलॉजी में किया जाता है। हॉर्टिकल्चर, इसमें फल फूल साग सब्जी बाग और पुष्प लगाने उनका उत्पादन इत्यादि का अध्ययन जो होता है ये सब हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। होलोग्राफी में लेजर द्वारा 3 डायमेंशनल डायग्राम्स बनाने की विधि का अध्ययन होता है। होरोलॉजी, इसमें समय मापने का विज्ञान जो होता है इसका अध्ययन होता है। मैमोग्राफी, मैमोग्राफी जो है ब्रेस्ट कैंसर के उपचार और उसकी जांच से संबंधित विज्ञान की शाखा है। मेट्रियोलॉजी, ये मौसम के अध्ययन को मेट्रियोलॉजी कहते हैं। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र से संबंधित समस्त अध्ययन किया जाता है। ओटोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, इसमें कानों का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। और सिस्मोलॉजी में भूकंप, क्योंकि आप जानते हैं भूकंप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? सिस्मोग्राफ कहलाता है, तो सिस्मोलॉजी में भूकंपों का अध्ययन करते हैं। एरोनॉटिक्स में वायुयान की तकनीकी का अध्ययन होता है। एस्थेटिक्स, ये सौंदर्य शास्त्र यानी ललित कला का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है, विभिन्न प्रकार की घासों का। आर्बोरिकल्चर जो होता है ये वृक्ष उत्पादन यानी जो है वृक्षों के जो कल्चर होता है, वृक्षों का संवर्धन जो होता है उससे संबंधित अध्ययन होता है। कैलिस्थेनिक्स में जो है शारीरिक सौंदर्य एवं शक्तिवर्धक व्यायामों की विधियों संबंधित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। और अब और कुछ ब्रांचेस देखते हैं। कॉन्कोलॉजी, कॉन्कोलॉजी किससे संबंधित है? मोलस्का संघ, मोलस्का संघ के जो जीव होते हैं जिसमें सीपी एक बेस्ट एग्जाम्पल है, तो मोलस्का संघ के संपूर्ण अध्ययन को कॉन्कोलॉजी कहते हैं। क्रिप्टोग्राफी, इसमें गूढ़ लेखन और बीज लेखन का अध्ययन किया जाता है, यानी जो हम जो कोड भाषा में लिखते हैं कोड लैंग्वेज, इसका जो अध्ययन होता है वो क्रिप्टोग्राफी के अंतर्गत होता है। इपिग्राफी की बात करते हैं, शिलालेखों का अध्ययन जो है इपिग्राफी कहलाता है। जेनेकोलॉजी में जीवों की जातियों के विभेदों का अध्ययन जो होता है उनका अध्ययन किया जाता है। जियोडेसी, इसमें भूगणित का अध्ययन किया जाता है।
हेलियोथेरेपी, इसमें सूर्य के प्रकाश से जो चिकित्सा की जाती है यानी सौर चिकित्सा से का अध्ययन जो है हेलियोपैथी में किया जाता है, हेलियोथेरेपी में किया जाता है। लेक्सिकोग्राफी, ये शब्दकोश जो वोकेबुलरी होता है इसके संकलन और इससे संबंधित अध्ययन को लेक्सिकोग्राफी कहते हैं। न्यूमिस्मैटिक्स जो है ये प्राचीन सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं। सेलिनोलॉजी, चंद्रमा से संबंधित अध्ययन को सेलिनोलॉजी कहते हैं। टेलीपैथी, मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन टेलीपैथी कहलाता है। और हिप्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, आ भी चुका है, नींद का अध्ययन यानी स्लीप का अध्ययन जो होता है उसको हम हिप्नोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और निथोलॉजी पूछा जा चुका है, ऑनिरोलॉजी सॉरी, तो इसमें भी स्वप्न का ही अध्ययन किया जाता है। थैंटोलॉजी में मृत्यु का अध्ययन किया जाता है कि मृत्यु की क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में अध्ययन। सेड्रोलॉजी में सेरोलॉजी में रुधिर के सीरम का अध्ययन किया जाता है, यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो गई, ये सेरोलॉजी है। फिर पैडोलॉजी की बात करें, इसमें मृदा यानी सॉइल साइंस का पूरा अध्ययन जो होता है। फार्माकोलॉजी में औषधीय पौधों का अध्ययन किया जाता है। स्पर्मेलॉजी, इसमें बीजों के अध्ययन को स्पर्मेलॉजी कहते हैं। इथोलॉजी, जंतुओं का अध्ययन जो है कहलाता है। कैरियोलॉजी में केंद्रक या न्यूक्लियस का अध्ययन जो होता है, कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसके अध्ययन को कैरियोलॉजी कहते हैं। और सार्कोलॉजी, मांसपेशियों के अध्ययन को सार्कोलॉजी कहते हैं। अब हम अगले स्टेप पे मूव करते हैं। तो बेसिक्स के बाद हम देखते हैं कि जीवधारियों का जो वर्गीकरण किया जाता है, क्लासिफिकेशन, क्योंकि इनसे भी काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं द्विनाम पद्धति या बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। इसका प्रतिपादन किसने किया था? कैरोलस लीनियस द्वारा द्विनाम पद्धति का किया गया था प्रतिपादन। उनकी एक बुक है जो 1758 में प्रकाशित हुई थी, सिस्टेमा नेचुरे, उसमें इन्होंने इस वर्गीकरण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। और इसकी विशेषता क्या है? इसमें पहला पद जो है वंश होता है यानी उसको जेनरिक कहते हैं, और दूसरा जो पद होता है उसको जाति कहते हैं। तो दो पदों में यानी द्विनाम पद्धति इसी कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा को बांटा था। सबसे पहले राइजोपोडा का उदाहरण क्या है? अमीबा है। स्पोरोजोआ का उदाहरण यूग्लिना है। फ्लैजलाटा मतलब जिनमें फ्लैजला पाए जाते हैं तो प्लाज्मोडियम जो मलेरिया परजीवी होता है। सीलियाटा जिसमें सीलिया पाए जाते हैं तो पैरामीशियम उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। और एल्गी, ये एल्गी में डायटम्स और स्पायरोगैरा इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। अब जो सबसे मान्य जो है क्लासिफिकेशन का सिस्टम है वो ऑर.एच. विटकर का है, जिन्होंने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो इसमें इन्होंने 5 किंगडम्स में पूरे जो है जीव जगत को बांटा था। तो इसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमलिया, ये 5 इनके जो है किंगडम थे। इनमें क्या क्या होता है, इनकी विशेषता क्या होती है देखते हैं। तो मोनेरा जो किंगडम है इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है? प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स होती हैं जिनमें अविकसित केंद्रक होता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल्स वगैरह हम आगे देखेंगे अभी आने वाले उसमें लेक्चर्स में। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है बैक्टीरिया में भी पाई जाती है, ब्लू ग्रीन एल्गी में पाई जाती है। तो मोनेरा जगत के जो है जो बेस्ट एग्जाम्पल हैं वो जीवाणु और नील हरित शैवाल हैं। फिर प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो ये एक कोश की जीव होते हैं। इसमें विकसित कोशिका यानी यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। और यूकैरियोटिक कोशिका की खासियत होती है कि इसमें विकसित केंद्रक पाया जाता है। तो एक कोश की जीवों के उदाहरण में अमीबा और पैरामीशियम इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। फिर तीसरा किंगडम जो है वो है प्लांटी। इसमें बहुकोशीय पौधे यानी मल्टी सेलुलर प्लांट्स जिनमें प्रकाश संश्लेषण होता है, रिक्तिकाएं उपस्थित होती हैं, ये इनकी जो है प्रमुख विशेषताएं हैं। तो जितने भी बहुकोशिकीय पौधे हैं वो सभी किंगडम प्लांटी में आते हैं। फिर फंजाई में सेल तो यूकैरियोटिक होती है लेकिन इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता क्योंकि फंजाई या कवक जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, वो किसी न किसी दूसरी प्रोसेस पे डिपेंड रहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट ना पाए जाने के कारण इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है।
तो कवक के एग्जाम्पल क्या हैं? एल्बिगो और एग्रिकस। इसके अलावा बहुत सारे मशरूम्स हैं, सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं। फिर अब आता है किंगडम एनिमलिया, जिसमें सारे एनिमल्स रखे जाते हैं। तो ये कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय जीव होते हैं, और इनमें यूकैरियोटिक यानी पूर्ण विकसित कोशिका पाई जाती है। जैसे इसमें मनुष्य भी आता है, गाय भी है, कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, जितने भी डेवलप्ड एनिमल्स हैं सब इसके अंतर्गत आते हैं। किंगडम फंजाई को उन्होंने आगे बांटा है, किस तरह से? इसको ईस्ट में बांटा है। ईस्ट में जो है, ईस्ट का उदाहरण क्या है? सैक्रोमाइसिस है। स्लिम माउल्ड, इसका उदाहरण क्या है? फिजेरियम है। मशरूम्स, जिसका एक उदाहरण क्या है? एग्रिकन्स, मार्केला। और लाइकेंस और माइकोराइजा। लाइकेंस क्या होते हैं? शैवाल और कवक, इन दोनों के जो है आपसी मिश्रण से या संयोजन से रचना बनती है, उनको लाइकेन कहते हैं। लाइकेन्स की एक और विशेषता होती है, ये वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं। यानी जहाँ पर वायु प्रदूषण ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा वहाँ पर लाइकेन नहीं पाए जाएंगे। तो इसके उदाहरण क्या हैं? परमीलिया एक लाइकेन है, लोबेरिया और असनिया, ये सब जो है इसके उदाहरण हैं। अब जंतुओं का जो वर्गीकरण किया गया एनिमलिया का, उसका जो है हम देखते हैं। तो एनिमलिया किंगडम को दो सब किंगडम में बांटा गया। सबसे पहले आकाशुर की यानी इनवर्टिब्रेट्स या नॉन कार्डेट। इनवर्टिब्रेट क्या होते हैं? जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, वो इन वर्टिब्रेट होते हैं। वहीं पर कशेरुकी या वर्टिब्रेट्स या इनको कॉर्डाटा भी कहते हैं, इनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। इनकी सबसे जो है बड़ा फीचर यही है वर्गीकरण का। अब जो इनवर्टिब्रेट हैं इनको कई फाइलम्स में बांटा गया, तो इनके फाइलम्स को देख लेते हैं। अभी जो जितने भी फाइलम्स हैं इनकी सभी की हम विशेषता आगे पढ़ेंगे। तो फाइलम में प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्कीहेल्मिन्थीज जिसको निमेटोडा भी कहते हैं, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा जिसमें काकरोच आता है, एनालिडा में केचुआ आता है, ये सभी मैं आगे बताऊंगा। मोलस्का जिसमें सीप, घोंघा ये सब आते हैं, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकार्डेटा, ये सब जो है आकाशेरुकी यानी नॉन कार्डेट्स के जो है फाइलम्स हैं। फिर आगे बात करते हैं किंगडम मोनेरा की, जो सबसे पहला किंगडम हम लोगों ने देखा था 5 क्लासिफिकेशन सिस्टम में, जिसमें हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था। तो मोनेरा उसके अंतर्गत आता है। मोनेरा में सबसे पहले जो फाइलम आता है वो बैक्टीरिया का है। तो पहले बैक्टीरिया को डिटेल में देख लेते हैं यहाँ पर। अभी बैक्टीरिया के बारे में बहुत डिटेल में आगे वैसे ही बताऊंगा, ये क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो अगर रचना के आधार पर बात करें तो ये छड़ाकार हो सकते हैं यानी बैसिलस हो सकते हैं, गोलाकार हो सकते हैं, गोलाकार को कॉकस कहते हैं, कॉमा के आकार के हो सकते हैं इस तरह से जिनको विब्रियो बोला जाता है, और स्पाइरल हो सकते हैं इस तरह से जिनको स्पिरिलियम इंग्लिश में बोला जाएगा। तो छड़ाकार में सिंगल बैसिलस हो सकते हैं यानी एक सिंगल इस तरह से छड़ पाई जाए, तो रोडोस्पिरिलियम इसका एक उदाहरण है। डिप्लोबैसिलाई जिसमें जो है 2 छड़े हों उसका उदाहरण है बैसिलस सबटिलिस, और स्ट्रेप्टोबैसिलाई जिसमें कई सारे जो है छड़ाकार आकृतियां पाई जाएं उनको, इसका उदाहरण है बैसिलस एंथ्रेसिस जिससे एंथ्रेक्स रोग होता है। फिर कॉकस या गोलाकार की बात करें तो माइक्रोकॉकस यानी एक सिंगल अगर गोल स्ट्रक्चर है तो जिसका उदाहरण हो गया माइक्रोकॉकस ल्यूटियंस। अब डिप्लोकॉकस की बात करें, इसमें 2 जो है गोले एक साथ ऐसे पाए जाएंगे तो ये डिप्लोकॉकस। निमोनियल जो निमोनिया का बैक्टीरिया होता है ये उसका उदाहरण हो गया। टेट्राकॉकस मतलब 4 कॉकॉई एक साथ पाए जाए तो ये टेट्राकॉकस के यानी 4 कोशिकाओं का समूह, तो इसको माइक्रोकॉकस ल्यूटियस इसका उदाहरण हो गया। स्ट्रेप्टोकॉकस यानी अनेक कोशिकाओं की एक श्रृंखला हो, तो इसको हम एक ही श्रृंखला हो मतलब एक लीनियर इस तरह से, तो ये स्ट्रेप्टोकॉकस का उदाहरण हो गया, जो इसका उदाहरण क्या है स्ट्रेप्टोकॉकस लैटिस। और स्टेफिलोकॉकस अगर कई सारी जो है कॉकस सेल्स एक साथ एक गुच्छे में इस तरह से बिखरी हुई एक गुच्छा बनाते हुए पाई जाएंगी तो उसको स्टेफिलोकॉकस कहेंगे, जो एक गुच्छे के रूप में होंगी। और इसका उदाहरण क्या है स्टेफिलोकॉकस ऑरियंस, ये एक बैक्टीरिया है। उसके बाद एक्टिनोमाइट्स
क्या बात आता है मोनिरा में, ये फाइलम है। साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी ये एक अलग फाइलम हो गया। और आर्की बैक्टीरिया जिनको प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया कहते हैं। तो इनमें क्या है, इनके थोड़ा सा हम लोग वो देख लेते हैं इनका सब डिवीजन। तो इनके जो प्रकार हैं उसमें मिथेनोजन यानी जो मीथेन की अधिकता में उगने वाले बैक्टीरिया हैं उनको मिथेनोजेंस कहते हैं, जिसका उदाहरण है हाइड्रोजिनोमास। फिर हेलियोफाइल्स जिनको लवण रागी कहते हैं यानी अत्यधिक लवणता में जो बैक्टीरिया रहते हैं उनको हेलोफाइल्स कहते हैं, जिसका उदाहरण है हेलोमोन्स। और थर्मो एसिडोफिल्स जो अधिताप अम्ल रागी होते हैं यानी अधिक तापमान में उगते हैं और अम्लीय वातावरण में ये मतलब ग्रो करते हैं, तो इनको हम थर्मो एसिडोफिल्स कहते हैं। इनका एक उदाहरण बेस्ट क्या है, बैसिलस ब्रोनोफिलियास, ये इसका उदाहरण हो गया। अब आगे देखते हैं फाइलम कॉर्डेटा की बात करते हैं, जो हम लोग जो है कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में जो एनिमल किंगडम को बांटा गया था, तो उसमें से कॉर्डेट की बात करें तो कॉर्डेट को 2 सुपर क्लास में बांटा जाता है। पहला क्या है, पाइसेज यानी मछलियों वाला, और दूसरा है टेट्रापोड्स यानी जिनमें जिनके में 4 पैर पाए जाते हैं। अब वो 4 पैरों में से 2 पैर अगर पंख में विकसित हो जाते हैं तो पक्षी वर्ग हो जाता है, तो वो सब अलग एग्जाम्पल्स हैं। तो मत्स्य वर्ग जो है पूरा अलग है, इसकी विशेषताएं भी आगे देखेंगे। टेट्रापोडा को फिर कुछ क्लासेज में बांटा जाता है। तो उसमें पहला क्लास है एम्फीबिया यानी जो जल और थल दोनों पे निवास करने वाले जीव होते हैं, इनको उभयचर भी कहते हैं हिंदी में। तो एम्फीबिया में हो गया, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, मेढक है। रेप्टाइल्स यानी सरीसृप जैसे कि आपकी छिपकली, ये रेप्टाइल का उदाहरण हो गया। एविस वर्ग पक्षी वर्ग यानी कबूतर कौवा ये सब इसमें आ गया। मैमेलियन जिसमें हम लोग भी आते हैं यानी मानव स्तनपाई होते हैं। अब इनको फिर सब क्लासेज में बांटा जाता है। मैमल्स को प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथेरिया। तो इन तीनों का मतलब क्या है इसको मैं अभी आगे डिटेल में बताता हूँ आपको। तो अब जो है स्टार्ट करते हैं कि कौन से फाइलम है, उनकी क्या विशेषताएं हैं और उनके क्या उदाहरण हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे जो है सरल जीव से यानी प्रोटोजोआ, जिसका अर्थ होता है प्रोटो मतलब प्रथम, जोआ मतलब जीव, यानी इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, प्रथम जीव। तो इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान रखिएगा कि विशेषताओं से ही क्वेश्चन आ जाएगा कि कूटपाद किस में पाए जाएंगे, फ्लैजिला किस में पाए जाएंगे, सीलिया किस में पाए जाएंगे, ये इनके फाइलम के बारे में पूछ लिया जाता है। तो एक कोशिकीय होते हैं यानी यूनिसेलुलर होते हैं, सूक्ष्मदर्शीय जंतु होते हैं यानी इनका जो है साइज जो है बहुत माइक्रोस्कोपिक होता है, जल, मिट्टी, सड़ी गली कार्बनिक वस्तुओं में स्वतंत्र जीवी या परजीवी की भांति उपस्थित होते हैं, और इनमें जो शारीरिक स्तर होता है वो क्या होता है, जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म के स्तर पर गठन होता है इनके शरीर का। इनमें प्रचलन हेतु सूडोपोडिया, इसको सूडोपोडिया कहते हैं, स्यूडोपोडिया यानी कूटपाद इसमें पाए जाते हैं। फ्लैजिला पाए जाते हैं, अगर आपको अमीबा का स्ट्रक्चर याद आ रहा हो तो इसमें इस तरह से जो है सूडोपोडिया इसमें से पाए जाते थे, और ये फ्लैजिला और सीलिया भी इसमें उपस्थित होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या हैं, यूग्लिना है, अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ट्रिपैनोसोमा और लीशमानिया। इसमें से एक चीज़ के बारे में जरूर याद रखिएगा, विशेष पॉइंट, जो यूग्लिना होता है ये जीव और पादप के बीच की कड़ी है। फिर अब अगले संघ की बात करते हैं, पोरीफेरा। तो पोरी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, छिद्र यानी पोर्स शरीर में, और आगे छिद्रिल शरीर यानी जिनके शरीर में छेद पाए जाते हैं, छिद्रिल रचनाएं पाई जाती हैं, उनको पोरीफेरा संघ में रखा जाता है। संपूर्ण शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पहली विशेषता है। ये मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। इनमें ऊतक नहीं होते हैं, इनमें मतलब ऊतक स्तर की रचना नहीं होती, केवल कोशिकीय स्तर की रचना होती है। इनके अधिकांश जीव समुद्री होते हैं, और इनकी देहभित्ति में कैनाल सिस्टम या नाल प्रणाली पाई जाती है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको कैनाल सिस्टम याद रखना है, किस में पाया जाता है, पोरीफेरा में पाया जाता है। इनमें पौधों की भांति शाखाएं होती हैं, और ये बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब इसमें मेल और फीमेल
जीव अलग अलग नहीं होते हैं, एक ही जीव में दोनों आर्गन पाए जाते हैं। इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता या रीजनरेशन की क्षमता होती है। इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ ये होता है कि अगर आपने किसी जीव को काट दिया है बीज से, तो ये जो कटा हुआ पार्ट है ये एक नए जीव के रूप में विकसित कर जाएगा, वो मरेगा नहीं। इसी को रीजनरेशन की क्षमता कहते हैं। इनके हम उदाहरण देखते हैं, ल्यूकोसुलेनिया, साइकॉन, यू स्पंजी, स्पॉन्जिला और यूक्लिप्टा। यूक्लिप्टा के बारे में याद कर लीजिएगा, इसको वीनस के फूलों की डलिया का उदाहरण दिया जाता है, क्योंकि इसका जो अगर आप इसको सर्च करेंगे, इसकी फोटो देखेंगे तो ये बिल्कुल फूलों की डलिया जैसी जो है समुद्र तल पर बनी हुई दिखेगी, जिसमें कई सारे फूल जैसे स्ट्रक्चर होंगे। टेट्रा को निडेरिया नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसे जंतु होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, और इनकी जो बॉडी की सममिति होती है, यानी इसकी सिमेट्री जो होती है वो एरियल सिमेट्री होती है। सभी जलीय जंतु होते हैं। इनका शरीर जो होता है ऊतक स्तर का, यानी टिश्यू लेवल का इनका शारीरिक संगठन होता है। शरीर द्विस्तरीय होता है, यानी बाइलेयर्ड होता है। जो देह गुहा यानी होमोसील, जिसको सिलेंट्रॉन कहते हैं, में बटा रहता है। मीजोग्लिया नामक अकोशिकीय जेली इसमें पाई जाती है, मीजोग्लिया नामक। और दंश कोशिकाएं, तो दंश कोशिका को क्या कहते हैं? स्टिंग सेल कहते हैं। इसको अलग से बिल्कुल विशेष नोट कर लीजिए। क्वेश्चन सिलेंट्रेटा से हमेशा जो है दंश कोशिका के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि ये इसका एक पेक्यूलियर फीचर है जो किसी और फाइलम में नहीं पाया जाता है। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, हाइड्रा, ओबिलिया, फाइसीलिया और जेलीफिश। जेलीफिश के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस संघ से बिलोंग करता है, तो आपको याद रखना है सिलेंट्रेटा से ये बिलोंग करता है। अब नेक्स्ट जो है फाइलम देखते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज, या इसको फ्लैट वर्म्स कहते हैं, यानी इसमें जो कृमि पाए जाते हैं वो चपटे जो है फीतानुमा होते हैं। तो ये कैसे होते हैं? परजीवी जंतु होते हैं, यानी पैरासिटिक एनिमल होते हैं। इनका आकार चपटे फीते जैसा होता है। इनका शरीर त्रिस्तरीय होता है, यानी इसमें एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म तीनों तरह की डर्मिस पाई जाती है। उसके अलावा इसमें अंग तंत्र उपस्थित होता है, यानी इनका शरीर जो है, इनमें ऑर्गन्स की शुरुआत हो जाती है। देखिए सिलेंट्रेटा में शरीर केवल टिश्यू लेवल तक होता है, लेकिन अंग और अंग तंत्र यानी ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स जो है ये प्लेटीहेल्मिन्थीज से विकसित होना शुरू हो जाते हैं। पोषक से चिपकने के लिए या हेतु इनमें चूसकांग पाए जाते हैं, और श्वसन तथा रुधिर परिसंचरण तंत्र इनमें अनुपस्थित होता है। क्योंकि श्वसन और रुधिर परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होने का एक प्रमुख कारण ये भी है क्योंकि ये पैरासाइट्स होते हैं, जैसे कि फ्लैटवर्म होता है जो हमारे टीनिया सोलियम जो कॉमन जो है टेपवर्म होता है, वो हमारी आंतों की दीवारों से चिपक कर उनसे पोषण प्राप्त करता है। और इनमें क्यूटिकल का आवरण होता है। क्यूटिकल का आवरण की क्या ज़रूरत है इन पे? क्योंकि अगर ये हमारे आमाशय में हमारी आंतों पे चिपका है तो हमारे शरीर के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो इसको गला ना दें, उससे बचाव के लिए इस पे जो है क्यूटिकल का एक आवरण पाया जाता है। तो ये सब इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो पूछी जाती हैं एग्जाम्स में, और इसके एग्जाम्पल याद कर लीजिए, फैसियोला हिपैटिका, प्लेनेरिया, और सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो टीनिया सोलियम, यानी जिसको हम टेप वर्म के नाम से जानते हैं। अगला संघ है एनलिडा संघ। इसमें क्या होता है? शरीर बेलनाकार होता है। जब एनलिडा की बात आए तो दिमाग में आप केचुआ को रखिए तो आपको जो है चीज़ें समझ में आती जाएंगी। तो शरीर बेलनाकार होता है, कई खंडों में विभक्त होता है, क्योंकि जैसे केचुआ इस तरह से कई तरह के खंडों में इस तरह से विभक्त होता है पूरा स्ट्रक्चर उसका। वास्तविक देह गुहा पाई जाती है, यानी हीमोसील इसमें पाई जाती है, और विशिष्ट श्वसन अंग अनुपस्थित होते हैं, यानी इनमें कोई जो है सांस लेने के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं पाया जाता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र इनमें विकसित होता है। उत्सर्जन के लिए नेफ्रीडिया पाया जाता है। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, नेफ्रीडिया किस में पाया जाता है? एनलिडा संघ में पाया जाता है, क्योंकि ये इसका पेक्यूलियर फीचर है। इसके बाद ये उभयलिंगी या एक लिंगी दोनों होते हैं। और एक क्वेश्चन और बहुत पूछा जाता है,
सीटी इनमें उपस्थित होती है। सीटी जो है शरीर से निकले हुए इस तरह से जो है छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं। तो सीटी की उपस्थिति और नेफ्रीडिया की उपस्थिति, ये इसके दो प्रमुख लक्षण है एनेलिडा संघ की। अब इनकी अगर एग्जाम्पल की बात करें तो नेरिस केचुआ, जिसको फेरिटिमा पॉस्ट्यूमा कहते हैं, और जोंक, जिसको हिरुडिनेरिया कहते हैं, ये इसके जो है कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। अगला संघ आर्थ्रोपोडा संघ है, जो संसार का सबसे बड़ा संघ है, क्योंकि जितने भी संसार के जंतु हैं उनमें 80% जंतु जो है इसी संघ से बिलोंग करते हैं। तो आर्थ्रोपोडा को आप याद रखने के लिए तिलचट्टा को याद रख सकते हैं। इनमें संयुक्त उपांग पाए जाते हैं। पूरे शरीर पर काइटन का बना जो है बाह्य कंकाल यानी एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। कंकाल त्यागना, जिसको माउल्टिंग कहते हैं, ये भी इनका एक विशेष फीचर है। रुधिर परिसंचरण तंत्र जो है इनका खुला प्रकार का होता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र वैसे ओपन और क्लोज दो तरह के होते हैं, तो इनमें ओपन टाइप का पाया जाता है। श्वसन हेतु क्लोन या फुसफुस इसमें पाया जाता है, तो क्लोन को याद रखिएगा, क्लोन इसमें पूछा जा सकता है। शरीर 3 भागों में विभाजित होता है, सिर, वक्ष और उदर गुहा में। और इनके शरीर की सम्मति जो होती है वो द्विपार्श्विक होती है, जिसको बाईलैटरल सिमिट्री कहते हैं। रुधिर गुहा यानी हीमोसील इसमें उपस्थित होता है। और जीवन चक्र में लार्वा पाया जाता है, यानी सभी जीव जो इसके हैं उनका कोई ना कोई लार्वा बनता है, जैसे मधुमक्खी है, तितली है, इन सब के जो है लार्वा स्टेजेस होती हैं शरीर में। तो इसमें बॉम्बेक्स मोराई एग्जाम्पल है, जिसको रेशम का कीट कहते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, मधुमक्खी भी है, जिसको एपिस इंडिका जिसका साइंटिफिक नेम है, और लाख का कीट जिसको लॉसिफर नाम से जाना जाता है। तो ये इसके जो है प्रमुख उदाहरण हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं मोलस्का। मोलस्का जो है अकशेरुकी जीवों का दूसरा सबसे बड़ा संघ है जो विश्व में है। और इनका शरीर कैसा होता है, कोमल होता है। मोलस्का जैसे ही आपके सामने आए, आप घोंघा, सीपी, पायला, इन सबको जो है सोचिएगा तो आपको इसके जो है थोड़े बहुत फीचर्स ऐसे ही याद आ जाएंगे। तो इनका शरीर कोमल होता है और श्लेष्म से तर होता है, यानी शरीर पर जो है म्यूकस की जो है एक लेयर होती है। खंड रहित कैल्शियम कार्बोनेट का बाह्य कंकाल होता है। आपको सीपी देख लीजिए तो उसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का एक जो है एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। सिर पर नेत्र, जो इनके आंखें होती हैं, उस सिर पर नेत्र जो इसीलिए लिखा हुआ है, और स्पर्शक पाए जाते हैं। परिसंचरण तंत्र इनमें भी खुला प्रकार का होता है एवं बंद प्रकार, दोनों प्रकार का होता है। नर और मादा दोनों अलग अलग शरीर होता है। रक्त में हीमोसाइनिन नामक वर्णिन उपस्थित होता है। इसको विशेषकर नोट कर लीजिए कि हीमोसाइनिन किसके रक्त में पाया जाता है, तो मोलस्का संघ के जीवों के शरीर में हीमोसाइनिन नामक वर्णक पाया जाता है। और इनका श्वसन जो होता है यानी रिस्पायरेशन के लिए या तो गिल्स पाए जाते हैं या लंग्स पाए जाते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए। पाइला या घोंघा जिसे हम कहते हैं, सीपिया, कटल फिश और अष्टपद टोरेडो, तो ये सब जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं। और अष्टपद टोरेडो को एक कॉमन नाम और दिया जाता है, विशिष्ट नाम, जिसको जहाज कृमि के नाम से हम जानते हैं। अब अगले संघ यानी इकाइनोडर्मेटा की बात करते हैं। तो इकाइनोडर्मेटा का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, स्टार फिश। तो अब इसमें क्या है, कंटकीय त्वचा होती है, यानी त्वचा पर जो है कांटे जैसी रचनाएं पाई जाती हैं। सीलोम युक्त समुद्री जंतु होते हैं, यानी इसमें सीलोम पाया जाता है शरीर में। बाह्य कंकाल जो है पाया जाता है। और नल पाद, ट्यूब फीट, इसको विशेष तौर पर लिख लीजिए कि इनमें ट्यूब फीट पाए जाते हैं, जो इस संघ की सबसे बड़ी विशेषता है, जो बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। आहार नाल इनकी कुंडलित होती है। उत्सर्जन तंत्र इनमें कोई नहीं होता यानी अनुपस्थित होता है। तंत्रिका तंत्र अल्प विकसित होता है और नर और मादा का शरीर अलग अलग होता है। तो ट्यूब फीट को जरूर याद रखिएगा। अब इसमें बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो स्टार फिश, ब्रिटल स्टार, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर और सी लिली, ये सब इकाइनोडर्मेटा संघ के कुछ प्रमुख जीव हैं। हेमिकार्डेटा, तो समुद्र के किनारे सुरंग बनाकर रहने वाले होते हैं ये जंतु। शरीर 3 खंडों में यानी सुंड, कॉलर और धड़ में विभक्त होता है। नोटोकार्ड,
नोटोकार्ड क्या है, जो हमारी जो है शरीर में जो है वर्टिब्रा होती है पूरी रीढ़ की हड्डी, तो उसका जो प्रिमिटिव रूप होता है उसको नोटोकार्ड कहते हैं। तो नोटोकार्ड जो है शरीर के अगले भाग में ही पाया जाता है, इसीलिए इनको हेमिकार्डेट कहते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से कॉर्डेट्स नहीं होते हैं। आहार नाल इनकी यू शेप्ड होती है, रक्त वाहिनियाँ इनमें उपस्थित होती हैं यानी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, और ये एक लंगी होते हैं यानी यूनिसेक्सुअल होते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल बहुत फेमस है, जीभ कृमि जिसको टंग वर्म कहते हैं, फिर बैलेनोग्लॉसेस और सिफेलोडिस्कस, ये सब इसके जो है एग्जाम्पल्स हैं। अब आते हैं कार्डिटा, क्योंकि इसके पहले जितना भी हमने पढ़ा वो सब नॉन कार्डेट्स हैं, उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, और कॉर्डेट में जो है रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ये सबसे बड़ी कॉर्डेट्स की विशेषता होती है। तो इसमें सुपर क्लासेज कौन से हैं? पहला सुपर क्लास है मत्स्य वर्गीय, जिसको पीसेस कहते हैं। ये क्या होते हैं? शीत रुधिर वाले जलीय जंतु होते हैं, यानी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तैरने हेतु इसमें पंख पाए जाते हैं। मछली को आप ध्यान कर लीजिए तो आपको सब इसमें विशेषताएं समझ में जाएंगी। श्वसन के लिए गिल्स पाए जाते हैं। अंतः कंकाल अस्थियों और उपास्थियों से बना हुआ होता है। खारे तथा मीठे जल दोनों में उपस्थित होते हैं, और ये अंडे देने वाले जंतु होते हैं। तो उदाहरण के लिए टॉर्पीडो, जिसको विद्युत मछली कहते हैं, शार्क फिश, कुत्ता मीन यानी जो है डॉग फिश, अगर जो है इंग्लिश में लिखेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे? डॉग फिश। इसका जो साइंटिफिक नेम क्या है? वो स्कॉलियोडॉन है। हाथी मीन यानी एलिफेंट फिश, जिसका नाम होता है काइमेरिया। कैट फिश, हिप्पोकैम्पस, जिसको सी हॉर्स कहते हैं। फिर फ्लाइंग फिश जो है, ये भी जो है ये सब कार्डेटा में आते हैं और सुपर क्लास पाइसेज में आते हैं। अब सुपर क्लास टेट्रापोडा की बात करते हैं। तो इसका पहला क्लास कौन सा है? एम्फीबिया। एम्फीबिया यानी आपको एक बार में याद आ जाना चाहिए मेढक वाला संघ। तो ये कैसे होते हैं? उभयचर जंतु होते हैं, यानी जल थल दोनों में पाए जाते हैं। इनमें टेडपोल अवस्था पूंछ के साथ पाई जाती है। वयस्क होने पर ये स्थलीय जीवन व्यतीत करते हैं, एवं श्वसन इसमें फेफड़े और त्वचा दोनों तरह से हो सकता है। शीत रुधिर वाले होते हैं। शीत रुधिर का मतलब होता है कोल्ड ब्लड, मतलब इंग्लिश में कोल्ड ब्लड कहेंगे। इसका सामान्य सा मतलब है कि ये समतापी जीव होते हैं, मतलब चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, वेदर का इनके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और इनके शरीर का जो है तापमान जो है तापमान के साथ इनके शरीर का ताप बदलता रहता है। वहीं पर हम लोग क्या हैं? जो हम लोग विकसित जीव होते हैं वो असमतापी होते हैं। तो ये जीव जंतु जो होता है ये शीत रुधिर वाले होते हैं, यानी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इनमें कोल्ड ब्लड को हम असमतापी भी कह सकते हैं, यानी इनके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के साथ बदलता रहता है। और वहीं पर अगर मनुष्य या हायर एनिमल्स की बात करें तो वो समतापी जीव होते हैं, जिनके शरीर का तापमान जो है वातावरण के साथ नहीं बदलता है। फिर अगली विशेषता क्या है एम्फीबिया की? इनकी त्वचा नम चिपचिपी, हृदय में 2 आलिंद और 1 निलय होता है, यानी त्रिवेशमी हृदय पाया जाता है। 3 वाल्व पाए जाते हैं हार्ट में, और आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है, ये भी इनकी एक खासियत है। अंडज यानी अंडे देने वाले होते हैं ये, और इनके जो शरीर का उत्सर्जी पदार्थ होता है वो यूरिया होता है। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? टोड, हाइला, मेढक, सैलामेंडर इत्यादि जो है इसके सब एग्जाम्पल्स हैं। अगला हम क्लास देते हैं रेप्टाइल्स यानी सरीसृप। तो रेंगने वाले जंतु होते हैं ये भी सूत रुधिर वाले प्राणी होते हैं। शुष्क त्वचा इनमें पाई जाती है। श्वसन फेफड़ों के द्वारा किया जाता है। हृदय में 2 आलिंद 1 निलय पाया जाता है, परंतु मगरमच्छ की एक विशेषता है, इसमें 2 आलिंद व 2 निलय पाया जाता है। इसलिए इसको जो है आप अलग से याद रखिएगा, क्योंकि जो भी अपवाद होते हैं किसी भी फाइलम के वो जरूर पूछे जाते हैं। आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। सभी जंतु मांसाहारी होते हैं, और इनमें विष दंत यानी जो है जहरीले दांत जो है उपस्थित होते हैं, जैसे कि उदाहरण है छिपकली, सांप, कछुआ इत्यादि जो है। सांप में एक विशेषता होती है, सांप में जो है बाह्य एवं मध्य कर्ण नहीं होते हैं, परंतु अंतःकर्ण इसमें यानी इंटरनल ईयर्स इसमें पाए जाते हैं। अगला क्लास क्या है? पक्षी वर्ग है।
ये नियत तापी होते हैं यानी वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी इनके शरीर का तापमान जो है वातावरण के तापमान के साथ कभी नहीं बदलता है, चाहे गर्मी हो या ठंडी, इनके शरीर का तापमान एक जैसा रहता है। हवा में उड़ने एवं जमीन पर तेजी से चलने वाले जंतु होते हैं। सभी परों, शरीर जो है परों से यानी फेदर से ढका हुआ होता है। शरीर 3 भाग, शरीर सिर, अंगुलियां, नखरयुक्त और हृदय जो है 4 वेशमी यानी 2 आलिन 2 निलय। श्वसन फेफड़ों द्वारा। वायु कोष पाए जाते हैं, एयर सैक्स। इसके क्यों? क्योंकि इसमें पक्षी वर्ग आता है और इनको उड़ने के लिए, इनके शरीर हल्का होने के लिए इनमें एयर सैक्स पाए जाते हैं। कंकाल इनका खोखला होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जिससे इनका शरीर हल्का बना रहे और इनको उड़ने में मदद मिले। इसके बाद ये ओवीपैरस होते हैं यानी अंडे देते हैं। उदाहरण के लिए आप कोई पक्षी ले लीजिए, कबूतर, गौरैया, मोर, कीवी इत्यादि सभी जो है इसी उसमें वर्ग में आते हैं। अब बात करते हैं मैमेलिया, जिसमें मनुष्य आता है। तो मैमेलिया यानी स्तनधारी, इनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं यानी मैमेलियन ग्लैंड्स पाई जाती हैं। बच्चों का दूध द्वारा पोषण किया जाता है। ये स्थलीय जीव होते हैं। इनका खून गर्म यानी वार्म ब्लडेड होते हैं और इनके जो है रक्त का तापमान जो है मौसम के साथ नहीं बदलता है। शरीर पर प्रायः बाल पाए जाते हैं। बाह्य कण यानी एक्सटर्नल ईयर पाए जाते हैं, जिस तरह से हम लोग के कान जो है बाहर से ही निकले हुए होते हैं। हृदय में 4 चैम्बर्स होते हैं। आरबीसी केंद्रकहीन होती है यानी यहाँ पर जो है आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, लेकिन इसका अपवाद है ऊंट, अभी आगे आएगा ये। और मस्तिष्क का आकार इनके बड़ा होता है क्योंकि ये बुद्धिमान प्राणी होते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। लेकिन इसका भी एक वो जो है अपवाद है, एकेडीना डकबिल प्लेटिपस। ये 2 ऐसे जो है जीव हैं जो अंडे देते हैं स्तनधारी होते हुए भी। मैमेलिया में भी सब क्लास हैं। पहला सब क्लास है प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया जो है ये पुराने, इनको आप मैमल्स कह लीजिए, प्रिमिटिव टाइप के। तो इनमें जो है रेप्टाइल्स जैसे या सरीसृप जैसे लक्षण होते हैं। स्तनाग्रों तथा कर्ण पल्लवों का अभाव होता है और ये अंडे देने वाले स्तनधारी जीव होते हैं, जिसका ऊपर जिक्र मैंने किया था, एकेडीना और प्लेटिपस। अब बात करते हैं मेटाथीरिया की। इनकी एक पहचान होती है, ये अल्प विकसित बच्चे पैदा करते हैं, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? कंगारू। कंगारू के शरीर में जो है बच्चा पूरी तरह से नहीं विकसित होता पेट में, और अविकसित अवस्था में ही शरीर से बाहर आ जाता है। फिर कंगारू के पेट में एक जो है मदर पाउच होता है, उसके अंदर वो जो है पलता है और वहीं से वो दूध पीकर बड़ा होता है। तो उसी के बारे में दिया है। उदर गुहा में शिशुधानी, जिसको मैंने पाउच कहा, जो है में बच्चे का विकास होता है। बाह्य कण उपस्थित होता है इसमें। तो इसके 2 उदाहरण प्रमुख, कंगारू और डाइडेल्फिस। यूथीरिया की बात करते हैं। ये उच्च स्तनी होते हैं, इनमें बाह्य कण पाया जाता है। भ्रूण गर्भाशय में विकसित होता है। प्लेसेंटा पूर्ण विकसित होता है। स्तन ग्रंथियों में चूचक उपस्थित होते हैं। फिर इनका उदाहरण है कुत्ता, भेड़िया, खरगोश, बंदर, मनुष्य, जितने भी हायर मैमल्स हैं वो सब इसी में होते। कोशिका विज्ञान को हम साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया था 1665 ईस्वी में। अब अगर कोशिका के बारे में फैक्ट देखें तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा होती है। सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है यानी ऑस्ट्रिच एग, ये सबसे बड़ी सेल होती है। और सबसे लंबी सेल शरीर में कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र की कोशिका यानी इम्यून सिस्टम की कोशिका होती है। अब सेल का जो है विभाजन जो किया जाता है उसको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक 2 तरह की सेल होती है। प्रोकैरियोटिक सेल कैसी होती है? ये ओल्ड टाइप की सेल होती है, इनको प्रिमिटिव टाइप सेल कहते हैं। और यूकैरियोटिक सेल जो होती है ये डेवलप्ड सेल होती है, यानी पूर्ण विकसित सेल को यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो अब दोनों में अंतर काफ़ी पूछा जाता है, तो सबसे एक एक अंतर देखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है।
प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक अनुपस्थित होता है, मतलब कोई भी पूर्ण विकसित ऐसी संरचना नहीं होती जिसे हम केंद्रक कह सकते हैं। इसमें केंद्रक के स्थान पे डायरेक्ट जो है जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए जो है एक जगह संघनित पाया जाता है। और यूकैरियोटिक सेल की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक यानी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो कोशिका भित्ति या सेल वॉल होती है ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनती है। और यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम जो होता है ये 70S टाइप होता है और यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप ऑफ राइबोसोम पाया जाता है। अब ये 70S और 80S क्या है, तो आगे जब हम राइबोसोम पे पहुंचेंगे तो आपको मैं इसको डिस्क्राइब कर दूंगा। प्रोकैरियोटिक सेल में लाइसोसोम, जिसको हम लोग हिंदी में या आप जो है कहते हैं आत्महत्या की थैली, तो सेल में आत्महत्या की जो थैली होती है जिसको कहा जाता है ये लाइसोसोम होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में ये नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम जो है यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। इसमें जो डीएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है प्रोकैरियोटिक सेल में और अगुणित होता है। यहीं पर डीएनए डबल स्टैंडर्ड पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में जो द्विगुणित होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रोकैरियोटिक सेल में थैलेक्वाइड द्वारा होता है क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट का जो प्राचीन रूप है मतलब थैलेक्वाइड जैसी संरचना इसमें पाई जाती है। यूकैरियोटिक सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है इसलिए इसमें प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट द्वारा होता है। अब कई सारे कोशिकांग जो है इसमें एक साथ देख लेते हैं हम। गाल्जी बॉडी, केंद्रक के बाहर जो झिल्ली होती है यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल और माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती हैं और यूकैरियोटिक सेल में ये पूर्ण विकसित अवस्था में उपस्थित होती है। तो ये एक सेल का स्ट्रक्चर है, इसको आप जो है समझ सकते हैं। देखिए ये क्या है, ये यूकैरियोटिक सेल है यानी पूरी तरह से विकसित सेल जो होती है और ऊपर से ये प्लांट सेल है। तो इसमें ये देखिए आप यहाँ पर जो है ये क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है। ये राइबोसोम्स जो होते हैं ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये चिपके हुए होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ये पाए जाते हैं इस तरह से यहाँ पर, इनको वैक्यूल्स कहते हैं रिक्तिकाओं को। ये न्यूक्लियस है जिसमें बाहर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अंदर न्यूक्लियस है और उसके अंदर का जो मैटर होता है उसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। फिर सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये सेल, यहाँ पर ये इंटरनल वाली लेयर को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं और पूरे इसको जो है कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। वैक्यूल में जो सैप पाया जाता है या द्रव पाया जाता है इसको वैक्यूलर सैप या रिक्तिका द्रव्य कहते हैं। और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो ज़्यादातर जो है न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से चिपकी हुई रहती है।